जो लोग डिप्टी सीएम भी रहे, स्पीकर रहे और जिन्होंने पार्टी को तब खड़ा रखा जब जब उनके साथ मतलब पार्टी के साथ लोग लाने पड़ते थे चलाने के लिए। दैट इज अ सेल्फलेस और वो बिहेवियर। लोग देख रहे हैं कि अगर पार्टी ने डिसीजन लिया है किसी और को फेवर करने का या किसी और को समझा है कि वो उस पोजीशन में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है तो हमें उसको सपोर्ट करना है। Exactly. ना कि कोई उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि आई फर्स्ट मी फर्स्ट। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के एनवायरनमेंट सेंसिटिव एरियाज है वो प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ वो कंक्रीट जंगल ना बन जाए जिसकी वजह से आने वाले समय में टूरिस्ट का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो। और पार्टी कोई भी पावर में आए सिर्फ एक चीज़ का क्लैरिटी हो, इस बार वो जो पार्टी है वो बैरिड बेस्ड पार्टी हो, वो जनता के लिए सेवा करने वाली पार्टी हो। वो ऐसी पार्टी कोई नहीं आ जाए कि फिर 20 सालों के हम बैठे, हमारे बच्चे बैठे और चर्चा करो कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी भी ख़राब है। और हमारे दुश्मनों को बॉर्डर पार ये जवाब जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और जो लोग आज हैं जो आगे होंगे वो भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। जिस कश्मीर को बूस्ट करते हैं कश्मीरी लीडरशिप, वो कश्मीर जम्मू के मेहनत से बना हुआ कश्मीर है, किसी से गिफ्ट में मिला हुआ कश्मीर नहीं है। जय माता दी। जय माता दी। सत्संग में हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेके चर्चा कर रहे हैं और खुशी की बात ये हो रही है कि जिन चर्चाओं को हम अपने सत्संग में कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चर्चाएं घरों में जा रही हैं, उनके ऊपर बात हो रही है, जो हमारा मकसद था वो पूरा हो रहा है। जो डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही हैं कि उदयपुर से ईस्ट की जो सीट थी जिसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही थी वो क्लियर हो गई है। आर.एस. पठानिया साहब ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है जी। और बड़ा हजूम उनके साथ बीजेपी के सपोर्टर्स का था, उनके अपने सपोर्टर्स का था, वो दिखा है। दूसरी तरफ पवन खजूरिया जी ने डिसीजन ले लिया है कि वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेंगे। उन्होंने भी कहा है कि मेरे साथ जनता का साथ है। इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे सत्संग में और अपने विचार और एक न्यूट्रल व्यू देखेंगे जो है। न्यूट्रल कैसे मेरा मकसद होता है सच का व्यू, चाहे वो फिर किसी की तरफ जाए या किसी के अगेंस्ट जाए, वो हमारे सत्संग का मकसद नहीं है कि हम ये देखें कि किसके फेवर किसके अगेंस्ट जा रहा है, हम देखेंगे सत्य क्या है। तो अब उसके अलावा इंजीनियर रशीद जी को बेल मिली है। हाँ जी। और वो भी मुझे लगता है अब कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक्टिवेट होंगे और वो ज़्यादा ज़ोर शोर से काम करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है इंजीनियर रशीद की जो अपसर्ज हो रहा है, जी, जो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ रहा है, इस इलेक्शन में वो रेलेवेंट हो रहे हैं। इसी के बीच में पता लगा है कश्मीर में अफजल गुरू जी के जो बड़े भाई हैं वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट की डिबेट और गर्म हो रही है कश्मीर वैली में। जम्मू की बात करें तो बीजेपी की स्ट्रेटजी पे ज़्यादा हम बात करेंगे कि कितनी सक्सेसफुल रह रही है, कितनी कमज़ोर रह रही है, कहाँ पे बीजेपी को समझने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। तो चर्चा शुरू करते हैं। राजा भैया, आप क्या समझ रहे हैं कि जो ये एक्टिविज़म आया है जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में, हम 8 तारीख को क्या देखेंगे? एक्चुअली जो देखने को मिला है कि जम्मू प्रोविंस में जो ये हमारी जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनके जम्मू के लिए कुछ विचार हैं और कश्मीर के लिए कुछ अलग विचार हैं। जम्मू के लिए अलग है, कुछ लग नहीं रहा बड़ा है। वैलिड पॉइंट आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली कनेक्टेड थी, बिल्कुल पॉलिटिकली पार्टियाँ शायद इस जिसको बोलते हैं ना मिसकंसेप्शन में है, इस गलत फहमी में है कि हम गैप बढ़ाएंगे तो शायद हमें कश्मीर का ज़्यादा वोट मिले और शायद गैप बढ़ाएंगे तो जम्मू का वोट ज़्यादा मिले। पोलराइज किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा जम्मू और कश्मीर को एक किस्म का सेपरेट आइडेंटिटी बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। रवीश, तू बता। जी सर, देखिए मैं तो इसको उसी लिहाज से मैं देखूंगा जैसे मैं पहले भी बोलता था कि मुझे तो एक कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म की चीज़ दिख रही है कि इस टाइम पे कश्मीर की जो जितनी भी पार्टियां हैं, आप एनसी ले लीजिए, आप पीडीपी ले लीजिए या आप इंजीनियर रशीद को ले लीजिए, तो ये दिखाना एक दूसरे को कहते हैं कि ये बीजेपी से अलाइंड है या ये भारत की पार्टी है। तो क्या भारत की पार्टी होना गलत बात है कश्मीर के अंदर, या प्रो पाकिस्तान बात करना सही बात है कश्मीर के अंदर, आज़ादी की बात करना सही बात है, यहाँ 370 को बहाल करना भी सही बात है क्या? तो आज़ादी तो है ही। अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होती है? उनके नारे गुलामी तब थी जब हम लोग अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते थे, जब टैक्सेस लगते थे। अगर हम कोई बंदा अपने धर्म को निभा रहा है या कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है तो मुगल्स वहाँ से जजिया लेते थे, तो वो गुलामी थी। या अंग्रेज़ों ने कोई बीच में टैक्स लगा दिए या
किसी और ने कोई टैक्स लगा दिया। आज तो हर एक सिटीजन एक जैसा है, इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन सेम। ये तो एक हो गया ना कि एक बायोपिक व्यू दे दो और उसके ऊपर सोचे कि वो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक चीज़ क्यों ये कह रहा हूँ, मैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो बात पहले के ज़माने में, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती थी प्री 1953। उसके अलावा जो जमाती जो MUF आया है 1987 में, वो कहते थे कि हम आम मतलब देयर विल बी अ प्लेबिसाइट, हम बताएंगे क्या करना है। उसके बाद PDP आई, PDP ने बोला सेल्फ रूल। तो ये एक तरीके से आपस में कंपटीशन था। तो जो आज़ादी का नारा था, ये जमात और इससे अलाइंड जो लोग थे उनका नारा था। तो मैं इस नजरिए करेंगे इस पे भी डिस्कशन। आशीष आप बताओ। मैं ये कह रहा था कि कश्मीर में इस समय ये चल रहा है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ अपना जो है अपने आप को बीजेपी से लाइन ना कोई दिख जाए, वो अपना पीछा छुड़ाने में लगे हैं उस चीज़ से। चाहे वो अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी जी का बयान हो कि हम जो है बीजेपी से लाइन नहीं है, चाहे वो PDP जो है वो AIP के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है जी। डायरेक्ट महबूबा मुफ्ती जी ने बोला था जी ये तो बीजेपी के हाथों में खेले जा रहा है इंजीनियर रशीद की पार्टी को। चाहे वो NC की हो, जिन्होंने डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली बोल दिया था कि ये जितने भी आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट्स हैं जो खड़े हो रहे हैं या जमात खड़ी हो रही है, ये सब भाजपा जो है ये करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। और सब आके फिर जैसे अबरार रशीद ने एक इंटरव्यू दिया BBC को, उन्होंने बोला जी नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है ऐसा हम कोई भाजपा के एजेंट नहीं है। तो इस टाइम जो कश्मीर में ये दिख रहा है मुझे कि हर पार्टी जो है ना अपने आप को भाजपा से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है जी, हम उनसे अलाइन नहीं है। चलो फिर बैठ के सत्य ढूंढते हैं। बिल्कुल सत्य ढूंढते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो RS पठानिया साहब ने नॉमिनेशन भरा है, जी। मैं खजूरिया साहब के प्रोग्राम को देख रहा था, काफ़ी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरा परिवार है भाजपा, बीजेपी मेरा परिवार है जी। मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी इसके लिए। अपनी अपनी सोच हो सकती है, बट अगर वो किसी मकसद को लेके चल रहे थे, एक पर्सनल पॉलिटिकल उनका एम्बिशन था, जैसे एक बच्चे का शौक होता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अगर उनको अपनी पार्टी के साथ क्लैरिटी थी, तो पार्टी के साथ क्लैरिटी का मतलब होता है डिसिप्लिन। अगर बीजेपी के रिस्पॉन्सिबल लोगों को लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे RS पठानिया जो है विनिंग कैंडिडेट है, तो जो भी हमने देखा बीजेपी में, मुझे वो लगता है कि दैट शोज़ कि ये एक जिसको बोलते हैं ना, ऐसे पॉलिटिशियन की बात है जो अपनी पार्टी के साथ होता है 20, 30, 40 साल, और उसको अगर वो पार्टी सेटिस्फाई नहीं करती है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। गलत नहीं है, बट अपने आप को ये बताना है कि मैं MLA बनने का एम्बिशन रखता हूँ। अगर पवन जी ने, गुप्ता जी ने की थी इंडिपेंडेंट फाइट, मैं ये बोलूँगा कि वो भी गलत डिसीजन था पवन जी का, ये कोई राइट डिसीजन नहीं था। क्योंकि कामराज प्लान की अगर हम बात करें, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं चाहूँगा जब मेरा सत्संग ख़त्म हो तो लोग गूगल करें और देखें कामराज प्लान क्या था। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को बोला गया था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आप अपनी चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दें। और कामराज वॉज वेरी, जिसको आप बोलते कहते कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म करने वाले थे कामराज। तो आप सोचें कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जीते हुए चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ी और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। बिल्कुल। और आज 2024 में हम कह रहे हैं अगर आप MLA नहीं बनाओगे तो पवन जी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और वो अपनी ही पार्टी को नुकसान देंगे, फिर उसको प्राइड दिखाएंगे दैट आई एम अ विनिंग कैंडिडेट। ये होता है, करिश्मा होता है लोगों में। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन जब अनाउंसमेंट हो जाए आप क्लियर करें कि मैं अपनी पार्टी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं पार्टी से आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो रहा हूँ। फिर आप ये मत बोले ना कि मैं दोबारा से भाजपा में, मैं तो जी मोदी जी के साथ ही था, मैं भाजपा के साथ ही था। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाती है। और जहाँ तक RS पठानिया साहब की बात है, जो आज उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को, उसकी एक एक वर्ड को मैंने 2-3 बार सुना, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी उसको सुन रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, उन्होंने जम्मू के प्लेटफॉर्म से कश्मीर की पॉलिटिक्स को ललकारा। उन्होंने कहा जिस कश्मीर को बूस्ट करते हैं कश्मीरी लीडरशिप, वो कश्मीर जम्मू के मेहनत से बना हुआ कश्मीर है, किसी से गिफ्ट में मिला हुआ कश्मीर नहीं है कि आप सिर्फ कश्मीर को कह रहे हैं कि वो जम्मू से अलग है। तो एक विजन, एक नेशनल विजन। और फिर उन्होंने जम्मू उधमपुर ईस्ट के मुद्दों के बारे में बताया। मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि जो खजूरिया साहब प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वो बाहर के हैं, वो पार्टी के अलाइनमेंट में नहीं थे।
पार्टियाँ अपनी आइडियोलॉजीज नहीं बदलती हैं, पार्टियों की कंसेप्शन जिसको बोलते हैं ना, एक इंटरप्रिटेशंस बदल जाती हैं। कांग्रेस ने भी वो शिफ्ट देखा सोच में अपनी, प्री 47 है, पोस्ट 47। देन कांग्रेस जैसी डेमोक्रेसी की पूजा करने वाली पार्टी मॉडर्न वर्ल्ड में, वो इमरजेंसी लगाती है। लगाई ना कांग्रेस ने इमरजेंसी, किसी और ने तो नहीं लगाई थी। नहीं उन्होंने लगाया। किसी फंडामेंटलिस्ट पार्टी तो नहीं लगाई थी। इमरजेंसी ज़्यादा स्टेप कांग्रेस को लेना पड़ता है, तो आज उसको माना जाता है डार्क स्टेप। ये सिचुएशंस होती हैं और इन्हीं सिचुएशनों से निकल के आता है फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो अगर आज बीजेपी या एनसी या कांग्रेस कोई काम कर रही है, तो ये जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, जो हम भी ये सत्संग कर पा रहे हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो ज़रूरी नहीं है सबको आए, और अगर किसी को नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है उसको पसंद आनी चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी को आए वो डिसीजन होगा, और वही डिसीजन सबकी डेस्टिनी बनेगा। कोशिश करनी है कि डिसीजन ऐसे लिए जाए जो बहुत आगे तक सोच के लिए जाए। तो मैं ये बात करूँगा कि बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे कोई कुछ भी कहे, ऑन ग्राउंड जी कुछ फिगर्स मैं बताऊँगा जो आपसे भी डिस्कस करूँगा और सत्य संघ के लोगों से भी बात होगी। ये फिगर्स पे आने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा। खजूरिया साहब पे हम कमेंट कर रहे थे, मैं ये बताना चाहूँगा जो जिसको वो भारी कह रहे हैं, असल में अगर आप पार्टी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलते हैं तो भारी वो होता है जो आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलता है। बिल्कुल। और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, अगर हम जो सुनते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अगर पार्टी ने कुछ डिसाइड किया है तो आप या तो बोल दीजिए मैं उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सेल्फ को फर्स्ट में रखता हूँ जी अपने आप। अगर आप उस चीज़ को बोलते नहीं, और पार्टी में अगर आप आशीष, आपकी बात को ऐड ऑन करूंगा, राजा भैया, रवीश, पार्टी के सबसे दिग्गज लीडर कौन थे जिन्होंने पार्टी खड़ी की जम्मू कश्मीर में? निर्मल सिंह, निर्मल सिंह, बिहेविंग मोस्ट डिसिप्लिन्ड वे। जी हमारे जो जम्मू कांदरी के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए थे, गुप्ता जी। कविंदर गुप्ता जी, एग्जैक्टली नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट पार्टी, एनीथिंग। एग्जैक्टली दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द दिस पार्टी। इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो लोग डिप्टी सीएम भी रहे, स्पीकर रहे, स्पीकर रहे, और जिन्होंने पार्टी को तब खड़ा रखा जब उनके साथ, मतलब पार्टी के साथ लोग लाने पड़ते थे चलाने के लिए, दैट इज अ सेल्फ। और वो लोग देख रहे हैं कि अगर पार्टी ने डिसीजन लिया है किसी और को फेवर करने का, या किसी और को समझा है कि वो उस पोजीशन में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है। एग्जैक्टली। ना कि कोई उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि आई फर्स्ट, मी फर्स्ट। लेकिन मैं कुछ हद तक ना इसमें मैं पार्टी का भी थोड़ा सा दोष मानूंगा कि उनको पहले से मैनेज करके रखना चाहिए था। हाँ। देखिए ऐसा मैं, मेरे कोई मित्र हैं, वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था। तो कहते हम, मुझे भी नहीं बताया गया था। अगर ये बता देते, अगर ये खजूरिया साहब को कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलते, क्योंकि हमने देखा लगभग हर सीट पे ऐसा सीन हुआ। रविश उसमें बाद में उन्होंने मैनेज किया, देखिए बाद में मैनेज किया, लेकिन जब आग लग गई तो अब मैं बीजेपी को थोड़ा पॉज दूंगा, हम फिर वापस इधर पे आएंगे। हम बात करेंगे जो मुबारक है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जो मुबारक है जम्मू कश्मीर को यूटी के बाद एक इलेक्शन के दौर में लाने के लिए सेंट्रल सरकार की। वो मुबारक ये है कि हम बोलते हैं कांग्रेस, मैं लिख रहा हूँ एनसी, ठीक, हम बोलते हैं जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। 37 साल पहले जो जमात इस्लामी है, उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, और जो हम सोच रहे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में रह के अपना काम करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद 37 साल उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए अपने आप को कि हमें इलेक्शन में दोबारा आना है। जी तो सेंटर की सरकार का ये क्रेडिट मिलना है कि उन्होंने डेमोक्रेसी कश्मीर में बहाल भी की, बिल्कुल, विश्वास भी जीता, और वो जो इनको ला पाए, ये एक्शन है ना, ये फिलोसफिकल बातें नहीं है। यहाँ इंटरलोक्यूटर्स लगते थे, फिलोसफर आते थे, बिल्कुल, फॉरेन के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता कि बातचीत करें। जी जी, आज तो ये सीन जो है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, इसके ऊपर रिसर्च हुई होगी, इसको पीएचडी की जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द ग्लोब, कि जो न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट था जम्मू कश्मीर का, जो ट्रिगर पॉइंट था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था, भारत सरकार ने ऐसा क्या काम किया कि वहाँ की जो मेन स्ट्रीम सेपरेटिस्ट पार्टियां थी वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू हो गई। मैं ऐड करूंगा आपके पॉइंट में, दिस इज अ बिगर थिंग।
वो पार्टीज जिन पे हमेशा ये इल्जाम लगते थे कि इन्होंने टेररिज्म को भी प्रमोट किया है, Yes. आज वो टेररिज्म को साइडलाइन करके अपने डेमोक्रेसी में पार्ट बन दिस रहे शोज हैं। दिस शोज की गुड गवर्नेंस of the इज द बेस। basis transition, और right. जितना मर्जी आप पॉलिटिकली किसी चीज को डिस्टर्ब करो, जब टेक्निकली चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं तो चीजें डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। आज महबूबा मुफ्ती जी डेस्परेशन में एक बात बोल रहे थे, मैं डेस्परेशन वर्ड बोलूंगा, कल सरकार में आएंगे, हमें खुशी होगी, कोई भी आएगा, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। बीइंग द मीडिया हाउस वी शुड टेल थिंग्स विद द विजन। महबूबा मुफ्ती जी बोल रहे थे कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी के पास, एआईपी के पास फंड कहाँ से आ रहे हैं। सेम चीज़ आपसे भी पूछी जा सकती थी, आपके पास 2004 में फंड कहाँ से आ गए थे, या 5 में फंड कहाँ से आ गए थे, 2 में फंड कहाँ से आ गए थे। ऐसे सवाल पूछ के आप अपनी डेस्परेशन बता रहे हो दिस इलेक्शन। बिल्कुल सर, वो इस टाइम डेस्परेट है काफी। एनसी और पीडीपी की अगर बात करें, उसका कारण क्या है कि इंजीनियर रशीद जी के बेटे ने या इंजीनियर रशीद ने कहीं पे भी इलेक्शन को लेके कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है जिसके ऊपर हम कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। कोई वर्ड नहीं ऐसा बोला उन्होंने। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लोगों को एड्रेस करेंगे, उनकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कश्मीर जम्मू के लोगों की? वही प्रॉब्लम है जो पूरे भारत की है, पूरे वर्ल्ड की है, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, कि सबके पास इक्वल राइट्स हों, सबके पास हमारे ग्रो करने के रिसोर्सेज हों, सब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज़ हों, बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट मिले, इन्वायरमेंट स्टेबल रहे, पीस एंड प्रोस्पेरिटी आए। तो ये कॉमन मुद्दे हैं। बिल्कुल जी। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और पाकिस्तान को बोलेंगे हमसे डायलॉग करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार भी कहीं बोलेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अफजल कुरू के बड़े ब्रदर भी कह रहे हैं कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और मैं भी चाहूँगा कि असम्बली का पार्ट बनूं। इन सब के बीच में मुझे लग रहा है कि जो स्क्यूज हुई है ना जगह, वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के लिए हुई है, वैली की। Exactly. और जो एक्सपैंड हुई है ना जी, वो बीजेपी के लिए हुई है। आज बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो मैक्सिमम सीट्स पे कंटेस्ट कर रही है। इसके बीच में हमारे शो के बाद नीचे हो सकते कोई बोलेगी आप बीजेपी की बात करें तो बताओ किसकी करूं। कांग्रेस सेक्टर भी थी 12 में, जमात आ जाती इलेक्शन में, बिल्कुल कन्विंस कर पाते। हम कहते जी मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी कामयाब हुई, हम वाजपेयी को भी कहते हैं उनकी पॉलिसी कामयाब हुई कि अगर आपने यहाँ पीडीपी को लाया उसके साथ नेक्स्ट इलेक्शन में जमात भी आ जाती और पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाते। ऐसा कुछ तो हुआ ना, 370 को तोड़ने से कुछ तो पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये कश्मीर की 47 सीटों पे ये करने की कोशिश कर रही हैं कि हम भी इसमें असेंबली में पार्टिसिपेट करें। आज आप महबूबा मुफ्ती की बात करते, आज एक और उन्होंने अटपटा सा बयान दे दिया है। क्या? उन्होंने आज ये कहा है कि जो असली जमात के लीडर्स हैं, जो असली जमात है वो तो जेलों में है, ये जो बाहर है ये तो जी ये बस एजेंसी के खड़े हो किए बंदे हैं। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आम आदमी को ये एजेंसी वर्ड बोला जाता है इसको क्लियर करें। आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो फॉरेन कंट्रीज में काम करता है, सीआईडी होती है हमारे जो पुलिस के साथ काम करती है। इन लोगों का काम है क्राइम को देखना, इनका काम पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करना नहीं है। और ये जो लोग कभी रिटायरमेंट के बाद ये जो करते हैं ना, ये ऐसे लगता है कोई मूवी बना रहे हैं और उसकी पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहे हैं। हर आदमी को पब्लिसिटी चाहिए। एक हमारे दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, रिटायर हुए हैं, स्टेटमेंटें देते रहते हैं, स्टेटमेंटें देते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। फंड्स आते हैं फॉर कमिश्नर्स ऑफ पुलिस कि भाई आपने अपने एरिया में अपनी एक्सरसाइजेस करनी है, उसके लिए आपको डिफेंस के लिए सपोर्ट आ रही है कि आपको अगर कोई भी चीज़ प्रिक्योरमेंट करनी है, आप वेट करते रहेंगे तो कैजुअल्टीज़ हो जाएंगी। 36,000 मर्सनरीज JNK में भेजे गए थे जब 92 में शांति हुई थी अफ़गानिस्तान में, और वो कोई आर्मी नहीं थी, वो मर्सनरीज थे बाहर के जो कश्मीर में एंटर कर चुके थे, पहाड़ों में बैठ चुके थे। किस तरीके से भारत सरकार ने अपने लोगों को उनसे बचाया है। वो तो मार देते, वो तो 10-20 लाख लोगों को मार देते, उनको कौन रोक सकता था। तो भारत सरकार ने जो चैलेंज लिया अपने लोगों के लिए, उसके लिए बात होनी चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट्स है इसको कंडेमन करना चाहिए और सख्ती से बात करनी चाहिए इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि बीजेपी अगर बात कर रही है जम्मू की पार्टी होके या कश्मीर की पार्टी होके, वो बात कर रही है दोनों खित्तों के लिए। लेकिन जब एनसी और कांग्रेस बात कर रहे हैं वो जम्मू को ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे हैं। जी,
कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो भी नहीं आया अभी तक। बिल्कुल नहीं, वो इग्नोर ही कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ जमात को चाहिए कि जम्मू से भी कुछ लोगों को साथ में रखे, उतारे, बिल्कुल कई कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी डेवलपमेंट की बात करे। बिल्कुल करे। इंजीनियर रशीद जी के जो लोग फैज जाए यहाँ पे भी, उनको भी चाहिए कि वो अपनी जम्मू की 45 सीटों पे या 43 सीटों पे थोड़ा अपने आप को देखे, तब जाके जम्मू कश्मीर एज ए यूनिटी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल गैप बढ़ रहा है, जम्मू एक अलग आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, कश्मीर एक अलग आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है। ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक यूनिट है। अब गवर्नेंस की वजह से, पॉलिटिकल हालातों की वजह से चीज़ें डिफरेंट हुई है। सेंटर की कमिटमेंट है, लोगों की ये जो है ना पॉज है 5-7 साल का, कि इसको कुछ देर के लिए यूनिटी, इसको यूटी बनाती है ताकि ज़्यादा काम यहाँ किया जाए और सिक्योरिटियों को स्टेबलाइज किया जाए। लेकिन स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो तो जम्मू कश्मीर का तो कोई ख़त्म ही नहीं ना कर सकता है कि वो ये डिले हो रहा है। हो सकता है इलेक्शन के बाद जल्दी डिसीजन आ जाए इसके ऊपर। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैं देख रहा था कि कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पे। उमर अब्दुल्ला, इल्तिजा मुफ्ती जी, सागर साहब और बड़े दिग्गज लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में, ताज मयूद्दीन साहब इंडिपेंडेंट लड़ रही है, कल अपनी पार्टी ने को सपोर्ट किया। ये कोई दिल्ली के आप सरकार के मंत्री नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप दिल्ली में कह रहे हैं ना कि दिल्ली जैसी सरकार है, दिल्ली की सरकार जो है वो आप गवर्नमेंट की सरकार थी जिनकी पहली बार गवर्नमेंट बन रही थी। ये लोग फुल फ्लेज पावर को इस्तेमाल किए हुए लोग हैं। सर आप ताज मोइनुद्दीन की बात कर रहे थे, उस पर भी एक मुझे याद आ गया, एक न्यूज़ थी। क्या? उस पर ये न्यूज़ थी कि ताज मोइनुद्दीन जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए, कांग्रेस छोड़ के इंडिपेंडेंट खड़े हुए। अब अपनी पार्टी ने कल सपोर्ट किया, पीडीपी ने पहले सपोर्ट किया उनको, अब वापस अपनी पार्टी ने कल किया। पीडीपी ने पहले सपोर्ट किया उनको, फिर जैसे ही अपनी पार्टी ने बोला जी हम भी सपोर्ट करते हैं, पीडीपी कहती थी नहीं जी अपनी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया आपको, अब हम नहीं कर सकते। ये किस तरह की अटपट है, मतलब किस तरह की देखिए, ideology इन्होंने एक पल्ले बनाया था गुपकार है? अलायंस, पीएचडी, ठीक है, उस अलायंस को इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी, जिस ज़माने में एनसी पूरे खित्ते की बात करती थी, टॉलेस्ट लीडर साथ में थे, तो जम्मू की गलियों में भी नारा एनसी का लगता था और बिल्कुल श्रीनगर में भी लगता था और सरकार भी बनती थी। जब पीडीपी के मुफ्ती साहब ने सारे एड्रेस किए एरियाज़ को, उन्होंने भी सरकार बनाई। आज वो काम कर रही है बीजेपी। कश्मीर की कुछ पॉकेट्स को छोड़ दें, जिसको बोलते हैं ना कि इमेच्योर बच्चों को छोड़ दें, जो लोग ऐसे आते हैं ना बातों में आ जाते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है जमात का भी ये इंटरेस्ट होगा कि गवर्नमेंट में हम रोल प्ले करें, बिल्कुल करें, तभी ताकि तो हम आ लोगों रहे के लिए काम कर सकें। इंजीनियर रशीद जी का भी यही फैसला होगा कि हम गवर्नमेंट में आए, पार्टिसिपेट कर सकें। बीजेपी का ये टेक होगा कि हमने जम्मू कश्मीर की जनता को क्लचेस से फ्री किया है। सेंटर के जो बेनिफिटेड लॉस थे वो एक्सटेंड नहीं हो पाते थे, उससे हमने इनको फ्री किया है, तो हम लोगों को और कंटिन्यू कर पाएँ। तो उन्होंने भी कोशिश करनी है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम सीट्स विन करें। इन सब के बीच में अगर कोई, मुझे लग रहा है ना, जिसको बोलते हैं कि मिस आउट कर रहा है, वो हमारी जो एक्सपीरियंस पार्टियाँ थी जिन्होंने यहाँ सरकार चलाई थी सालों तक, वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं पे, जिसको हम बोलते हैं ना, अभी राइट नाउ अगर हम देखें तो पब्लिक सेंटीमेंट को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है और इधर उधर के बयान देके अपने आप को दिन ब दिन लूज कर रही है। आपस में भिड़ जा रहे हैं। वो पब्लिक को कहाँ से एड्रेस करेंगे? विकर रसूलवानी का देख लीजिए आप इंसिडेंट, वो एनसी को बानीहाल में गालियां देते हैं, शेख अब्दुल्ला साहब को कुछ बोल देते हैं, फारूकुल्ला साहब को बोल देते हैं, झंडे को बोल देते हैं ये खून से रंगा हुआ है। दूसरी जगह उनका अलायंस है और वो फिर उमर अब्दुल्ला साहब को जो है उनके अगेंस्ट बोलना पड़ जाता अच्छा, है। इन सब के बीच में मैं बार बार एक बात बोलूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब एज अ लीडर इज रिक्वायर्ड इन जे पॉलिटिक्स। जो मैच्योरिटी उन्होंने पिछले कुछ सालों में गेन की है, मैं उनकी स्पीचेस सुन रहा हूँ, बिल्कुल उनका थॉट प्रोसेस जो है बहुत क्लियर है और उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए ही शुड बी इन द मेन फ्रेम। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर इन सेकंड जनरेशन। अगर हम बात मैडम करें तो। मुफ्ती की हमें ज़रूरत है, मुफ्ती महबूबा मैडम की भी हमें ज़रूरत है। जी, हमें इसी तरह निर्मल सिंह जी की भी ज़रूरत है, बिल्कुल जिन्होंने भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में काम करके यूनिफाई किया है। बिल्कुल इन सब के बीच में सत्य संघ के अंदर हमारा काम है सच को लाना। तो एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन हो रही थी, ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया था बीजेपी पे कि आप बताएं कि आपने कितने मुस्लिम्स को गुजरात में सीटें दी थी,
और उसके जवाब में बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम विनिंग कैंडिडेट्स को देते हैं, हमारा काम है गवर्नमेंट में आना और लोगों की सेवा करना। आज हम देखेंगे कि बीजेपी ने कितने कश्मीर के मुस्लिम्स को सीटें दी हैं बीजेपी की टिकट पे, ज़रा बता सकते हैं आप हमारे को? टेंटेटिव, मुझे ऐसा नहीं चाहिए फिक्स भी कर दे दें आप। करीबन 12 लोग हैं, मैं एग्जैक्ट अभी बताएंगे, हम करीबन 12 लोग हैं। जो अभी तक लिस्टें आई हैं, जी जी मुझे लगता है ज़्यादा होंगे। रजौरी जम्मू की भी बनाए ना फिर, हाँ जी जी कश्मीर के भी 47 पे से कितनी सीटों पे हमने कैंडिडेट उतारे हैं बीजेपी ने? और जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं? टोटल कितनी सीटों में बीजेपी कंटेस्ट कर रही है, उनमें से कितने कैंडिडेट जो है वो कश्मीर के मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, ताकि सेंटर में ये बात दोबारा बताई जाए कि जहाँ पे विनिंग कैंडिडेट का नाम आता है वहाँ उसकी कास्ट और क्रीड कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती है। वो देखती है कि क्या वो जनता का नुमाइंदा है, क्या वो वहाँ पे इलेक्शन जीत के अपनी देश और कम्युनिटी की सिस्टम की सेवा कर सकता है। तो ये जवाब है आज मेरे ख्याल में 20+ होने चाहिए। 15 कैंडिडेट्स हैं जी, टू प्रिसाइज। 15 से 20 कैंडिडेट है, तो 15 कैंडिडेट्स को बीजेपी ने कश्मीर में मैंडेट दिया है जो कि मुस्लिम है। तो अब ओवैसी साहब को ये पूछना चाहिए, ये फेज 1 का जम्मू में बता भी रहा दिया हूं, जो सर। फेज 1 में उन्होंने जो श्रीनगर में जो कश्मीर डिवीजन में जो और की, दूसरी बात उन्होंने ये बतानी चाहिए कि जो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से लिया गया बिल्कुल वो भी एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के खटाना खटाना साहब को लिया गया। तो दिस शोज़ कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जनता को समझती हैं कि जनता जो है वो सुनेगी और फिर वेरीफाई नहीं करेगी, जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी सामने हैं और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी सामने हैं। तो सत्य संघ में आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जमात का आना, इंजीनियर रशीद का एक्टिव होना, अफसल गुरु के ब्रदर का होना पॉसिबल हो रहा है। और ये कोइंसिडेंस नहीं ना है, ये हो सकता है प्लानिंग हो, विजन हो, कि सेंटर में बैठी भारत सरकार की कमिटमेंट हो कि हमने कश्मीर को नॉर्मलाइज करना है, वहाँ डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, इसमें तो इसको दो राय पूरे नहीं है। ग्लोब में अपने लेके जाना है। आज इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला साहब भी ये चीज कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कश्मीर में ठीक हुई है, तो इसका लेकिन credit आज बनता उन्होंने है। स्टेटमेंट दी कि जब मेरी सरकार थी तब मेरा ग्राफ नीचे आ रहा था, एक बड़ा- अब हमारा ग्राफ बढ़ रहा है बड़ा टेररिज्म का। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज आया सुशील कुमार शिंदे जी का, जो कि कांग्रेस के हैं। के आखिरी के 2 साल में 12 से 14 तक होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसमें वो जिक्र करते हैं कि उनके मित्र थे कोई कश्मीरी पंडित दर साहब, तो वो जा रहे थे कश्मीर, तो उन्होंने उनके साथ संपर्क साधा, तो दर साहब ने उनको बोला कि आप लाल चौक जाना, वहाँ से आप बात करना, और आप डल गेट भी जाना, डल भी जाना। तो शिंदे साहब कहते हैं कि जब मैं लाल चौक गया, मैं शब्द इधर यूज़ नहीं कर सकता, एक टिपिकल शब्द जिसको डरने को क्या कहते हैं आम भाषा में, मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं डरा हुआ था जब मैं लाल चौक गया हुआ था। तो ये होम मिनिस्टर के तौर पे। होम मिनिस्टर डरा हुआ था, फुल सिक्योरिटी के साथ जब गया था। तो आप वहाँ से आंकलन कर सकते हैं कि क्या हालात थे। बिल्कुल जी और जो आपने अभी कोड किया, तो इसके तो टोटली हालात अब पीस में है। ईश्वर, अल्लाह ताला, गुरु जी, भगवान जी, क्राइस्ट, जितने भी धर्म हैं सबको नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे जम्मू कश्मीर को अनसर्टेनिटी के दौर से आप बाहर लाए हो, अब वापस कभी इसको जाने नहीं देना। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिक इलेक्शन हो रही है, क्रेडिट कोई भी ले, गवर्नमेंट अच्छी बने, बिल्कुल लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, लोग खुश हों, टूरिज्म प्रॉस्पर करे, हमारे यूथ पढ़ लिख कर बड़े रास्तों पे चलें, और जितने भी पॉलिटिकली सेल्फिश लोग हैं वो इस इलेक्शन पे ज़रूर हारे। और जीते कौन? लोगों की आवाज़, लोगों के दिलों में रहने वाले। और पार्टियाँ कोई भी पावर में आए, सिर्फ एक चीज़ का क्लैरिटी हो, इस बार वो जो पार्टी है वो बैरिड बेस्ड पार्टी हो, वो जनता के लिए सेवा करने वाली पार्टी हो। वो ऐसी पार्टी कोई नहीं आ जाए कि फिर 20 सालों के हम बैठे, हमारे बच्चे बैठे और चर्चा करो कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी भी ख़राब है। तो 37 साल के बाद अगर जमात आ रही है, हमें वेलकम करना है, हमें उसको बिल्कुल एंडोर्स करना है। और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट उन लोगों को ये सोचने में मजबूर करे कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों किया। उनको ये लगना चाहिए कि हमने पहले क्यों नहीं किया, बिल्कुल हमने 96 में क्यों नहीं किया, हम क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे थे। और हमारे दुश्मनों को बॉर्डर पार ये जवाब जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और जो लोग आज हैं, जो आगे होंगे, वो भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। और भारत की हर पॉलिसी और भारत की सरकार, भारत की जनता उनको
उतना ही प्यार करती है जितना वो अपनी स्टेट के और अपने पंजाब के लोगों को प्यार करती है। देयर इज़ नो डिफरेंस। और जो ये एक जिसको बोलते हैं ना एक ब्लैंकेट सा बनाया हुआ था, एक आंखों पे धुंध डाली हुई थी भारत की सरकार के और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, पाकिस्तान से या चाइना से या जहाँ से भी ये चीज़ें चल रही हैं, उनको ये जवाब मिले कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है ये 47 में भी भारत के सहारे आना चाहती थी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डिसीजन लिया था, और आज 70 साल के बाद भी ये उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि आप जितना मर्जी शोर मचा लेंगे, एंड में जीत प्यार की, सच्चाई की और क्लैरिटी की होगी। तो ये जो जब डेटा मैं और क्लियर करना चाहूंगा जो बड़ा जरूरी है, जो हम सत्य पूछ का रहे- काम ही है। जो हम कह रहे थे कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिए, तो एग्जैक्टली मैं डेटा देख पा रहा हूँ 25 लोगों को। मैंने आपको 20 कहा था, मेरी टेंटेटिव होती है। पहले फर्स्ट में 15 थे। हाँ। फर्स्ट में 15 थे, तो उसके बाद 25 कैंडिडेट्स जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में उतारे हैं क्योंकि विनी जम्मू कैंडिडेट। कश्मीर और ये रिवर्स किया जाए कि एनसी को पूछा जाए कि उन्होंने कितने हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं इस इलेक्शंस में। देखिए वो एनसी के अगर हम बात करेंगे तो वी विल गेट, क्योंकि एनसी कंटेस्ट ही कम पे कर रही है। बीजेपी 70+ या 60+ सीटों पे कंटेस्ट कर रही है। तो यहाँ से समझ में आता है कि कश्मीर की जनता को, जम्मू की जनता को अपने पर्सनल लोगों के बेनिफिट्स के सोचों से बाहर निकाल के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ लेना चाहिए। और कुछ जो स्टेटमेंट देते हैं ना, हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होगा, मैं सत्यसंग के इस अपने प्लेटफॉर्म से बोलूँगा कि ऐसी बातें नहीं करें। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू, अ मुस्लिम, अ सिख, बौद्ध, ऑल आर इक्वल, ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उसको चाहे वो कश्मीर से जम्मू को लीडरशिप दे या जम्मू से कश्मीर को दे, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि यही हमारा मकसद है। एक बीजेपी की सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और हुई है जिसमें हम ये कश्मीर और जम्मू की इलेक्शन में देख रहे हैं, और ये ओपन अब ये ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर बीजेपी को पार्लियामेंट में, पब्लिक में बोला जाता था कि आप मुस्लिम्स को सीट नहीं देते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया था कि हम विनिंग सीट्स को, जो कैंडिडेट हैं, जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं, हम उनको सीट देते हैं। जी आज जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बीजेपी पार्टिसिपेट कर रही है, फुल थ्रॉटल पूरी ताकत के साथ वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो आउट ऑफ 62 सीट्स बीजेपी ने 25+ 25 प्रिसाइसली 25 मुस्लिम कैंडिडेट को सीट दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विनेबिलिटी का चांस ज़्यादा है। तो ये जो डेवलपमेंट्स है, ये जो पुरानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का काउंटर करती है। इसी तरह कांग्रेस और एनसी की अगर हम बात करें, वो भी अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए बात तो कर रहे हैं कि हम सेपरेटिस्ट के साथ हैं, लेकिन इसी के ऊपर उनको द्वंद्व है। आज उमर अब्दुल्ला जी कह रहे थे स्टेटमेंट पे कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो आप देखें जाके रिकॉर्ड में, ग्राफ ऑफ टेररिज्म नीचे आया था, और वो कह रहे हैं कि अब जम्मू के उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ग्राफ दिख रहा है बढ़ता हुआ जहाँ पे कभी टेररिज्म था ही नहीं। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि टेररिज्म सेपरेटिस्ट एक माइंडसेट था, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे टेरिटोरी में कब हुआ था। तो ये जो द्वंद्व है ना, इसको जनता ने देखना है। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीर बीजेपी जो थी वो मुस्लिम्स को टिकट नहीं देती थी, और एक तरफ बीजेपी की लिस्टों में हमें 25 मुस्लिम कैंडिडेट दिख रहे हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है पॉलिटिकल परसेप्शन का, ये डिसाइड करेगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। और दूसरी तरफ मैं जमात को देख रहा हूँ और इंजीनियर रशीद को देख रहा हूँ, बहुत सी कम्युनिटीज़ उनके साथ खड़ी दिख रही है, बिल्कुल। और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं जो स्टेटमेंट किसी किस्म का कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच करे, और वो बड़े सीरियस है। जो आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की इलेक्शन की हिस्ट्री में कहा जाता था कि जब पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन होनी थी, तो प्रजा परिषद के सारे लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए थे। खुद में एक जम्मू की बड़ी, जिसको बोलते हैं ना, एक सीरियस ये डेवलपमेंट थी उस टाइम पे कि जम्मू के लोगों के जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे उनको रिजेक्ट ही कर दिया गया। और दूसरी तरफ 1987 में कहा गया कि जमात जीती, पर रिगिंग इलेक्शन हुई और ख़राब हो गई, यही कहा गया। आज सब लोगों को फेथ आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो जो इलेक्शन कराने जा रहा है जम्मू कश्मीर की 2024 में, और जो सेंटर की सरकार है वो फेयर इलेक्शन करवा रही है। इसलिए अब वापस
उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम जीत के लोगों का मैंडेट लेके आएंगे और लोगों की बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है सत्संग में, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कि सच सामने लाया जाए। और सच ये है कि जम्मू कश्मीर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ के आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनेगी वो लोगों की चुनी हुई सरकार होगी, बिल्कुल वो लोगों का मैंडेट लेके आएगी, और किसी किस्म की ना वो देखेगी फ्रीबीज की तरफ, ना वो देखेगी अपनी रिलीजन की तरफ, कास्ट की तरफ। वो देखेगी अपने जम्मू कश्मीर की सारी जनता को एक जैसा। और जो लोग वहाँ चुन के आएंगे वो जम्मू कश्मीर की ग्रोथ के लिए मेहनत करेंगे, वो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और वो एक अच्छी सरकार देके सेंटर को अपना फैसला तेज़ करने के लिए मोटिवेट करेंगे कि स्टेटहुड जितनी जल्दी वापस दी जाए उतना अच्छा है। और दूसरी तरफ वो बात कर रहे थे सोनम वांगचुक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को कह रहे हैं हमने दिल्ली जाके बात करनी है फॉर गिविंग 6 शेड्यूल की, जो उनकी कमिटमेंट हुई थी बीजेपी के द्वारा, सेंटर के द्वारा लद्दाख के लोगों के लिए, हम उसकी बात वो करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम सत्संग में उसकी भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये सच है, जम्मू कश्मीर एक इन्वायरमेंट सेंसिटिव स्टेट है, बिल्कुल और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो उस हिसाब से हमें देखनी पड़ेगी कि कितनी पॉपुलेशन रिफ्लेक्स यहाँ आ सकता है। बेशक हम जो मर्जी बात करें, सच यही है कि जो इन्वायरमेंट सेंसिटिव जगहें होती हैं, हम अक्सर देखते हैं क्लाउड बर्स्ट होता है, हम अक्सर देखते हैं दिक्कतें आती हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो इसकी तरफ भी ध्यान दे रही है कि सेंटर जो है इसके बारे में कॉल ले, और एक सीरियस कॉल ले, ताकि ये जो हमारा रिसोर्सफुल एरिया है, इसके रिसोर्सेज पूरे भारत के लोगों के लिए रेवेन्यू का सोर्स बने, इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का सोर्स बने, और ये जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत है ये भारत की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सके। और अगर थोड़ी सी प्लानिंगों में फ़र्क आएगा तो वो रोल जो है वो नहीं प्ले किया जाएगा। जैसे स्मार्ट सिटी में हम अक्सर देखते हैं क्रिटिसिज्म होता है, वैसी प्लानिंग हमें अब जम्मू कश्मीर के लिए नहीं चाहिए। और जो पैसे हमारे सेंटर से आए और वो एक एम्बिशियस तरीके से खर्च किए गए, और अभी तक ग्राउंड पे हमें वो दिख नहीं रही है क्वालिटी ऑफ वर्क। तो हम चाहते हैं कि जो ये सरकार बने, ये ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्लान्स जम्मू कश्मीर के लिए लाए जो जम्मू कश्मीर के एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखे, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखे, और बहुत ज़ोर से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जम्मू कश्मीर के एनवायरनमेंट सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ वो कंक्रीट जंगल ना बन जाए, जिसकी वजह से आने वाले समय में टूरिस्ट का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो। तो आज के सत्संग में हमने पूरी तरह डिस्कस किया, और हम फिर से उसी बात को रिटरेट करेंगे कि जनता के अंदर ना कास्ट है, ना क्रीड है, ना रिलीजन की डिफरेंस है। जम्मू कश्मीर की जनता भाईचारे में बिलीव करती है। जम्मू कश्मीर की जनता ने शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा है। जम्मू कश्मीर की जड़ों में ब्रदरहुड है। और जो ये थोड़ा सा फेस आया था 20-30 सालों का, ये नेगेटिव फेस अब जा रहा है, बादल झट रहे हैं, सारे लोग अपने सरकार को चुनने को लेके सीरियस है, और उम्मीद ये की जा रही है, और भगवान करे ये उम्मीद पूरी हो कि जम्मू कश्मीर रियासत एक ख़ास रियासत बने, और वाकई में ये जिसको बोलते हैं ना कि ये सर का ताज है, ये वैसे ही सामने आए जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने इसको सोचा था। कश्मीर का बच्चा, जम्मू का बच्चा, इन दोनों डिवीज़नों के बच्चे इसको डेवलप करने में इसका अपना अपना योगदान दें। तो और भी जो लोग इलेक्शन में ये महसूस कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर की जनता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें, और हम क्लोजली इसको देखेंगे, हर स्टेटमेंट को देखेंगे, और जो स्टेटमेंट जनता के लिए अच्छी नहीं होगी हम उसके ऊपर कमेंट करेंगे, और जो अच्छी होगी हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। तो आज के सत्संग में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की, और इस उम्मीद से की कि हमारी चर्चा से वोटर वोट देने से पहले अवेयर हो, एनरिच हो, और वो ठीक जगह पे अपना वोट डाले और अपने लिए एक अच्छी सरकार चुने। जय माता दी।